स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और इस वीडियो में आज मैं आपको समझाऊंगा कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप, अगर आपको इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीखना है। तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो पहले तो आप ये जानिए कि न्यूक्लियस जो होता है, ये जानते हैं आप, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको खींचना चाहता है, कितनी ताकत से वो अपने तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपके बताता हूँ कि अगर आपके पेरेंट एक न्यूक्लियस का काम करते हैं, आपके पेरेंट एक प्रोटॉन का काम करते हैं, अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उनका काम करते हैं, और आप अपने को इलेक्ट्रॉन मानते हो, तो आपके पेरेंट एक्चुअल कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटेन रहते हो, खिंचे रहते हो। आपको पता है शाम को घर पे वापस जाना है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस इफेक्ट से आपके पेरेंट आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिस हो जाता है, बहुत सारा लग जाता है, लेकिन बीच में आने वाली बहुत सारी चीज़ें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट डालेंगे जिससे कि जितना इफेक्ट न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर डालना चाहता है उतना नहीं डाल पा रहा है, वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाता है जेफ, जिसे बोलते हैं जेफ इज इक्वल टू हो जाता है जेड माइनस सिग्मा भी बोलते हैं और जेड माइनस एस भी बोलते हैं। दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एस या सिग्मा ये दोनों स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू होते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू होते हैं। ये स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप जान लेंगे, यानी कि Z तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं बेरिलियम एटम है, तो बेरिलियम एटम का Z आपको एटॉमिक नंबर 4 पता है। अगर मान लीजिए बोरॉन है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 आपको पता है। जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर आपको पता है। यानी हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है। लेकिन ये Z यानी कि जो सिग्मा और एस है, स्लेटर्स कांस्टेंट है, ये कैसे आपको पता लगेगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि जो स्लेटर्स कांस्टेंट है वो किसका कितना होगा। जरा यहाँ देखिएगा, अगर हम NS और NP इलेक्ट्रॉन की बात करें, NS NP इलेक्ट्रॉन की, तो जो nth ऑर्बिटल होती है, nth ऑर्बिटल समझते हैं जो बाहर वाले, जैसे कि मान लीजिए यही अगर हमने दूसरा एटम यहाँ पर बना देते हैं, दूसरा एटम गोल करके बनाते हैं, वो आप समझिएगा, ये हमने न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों तरफ हमने ये ऑर्बिट बना दी। इस तरीके से इन ऑर्बिट को, इसको अगर हम nth सेल बोलते हैं, वैलेंस शेल जिसे बोलते हैं, तो ये n-1 हो जाएगी, ये n-2 हो जाएगी, इसके अंदर भी है तो n-3 एंड सो ऑन चलती रहेगी कि आगे तरफ। हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो nth सेल अगर है तो वैल्यू हो जाती है स्लेटर्स कांस्टेंट की, सिग्मा की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर हमें सिग्मा निकालना सीख जाए ना, तो हम आसानी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेंगे। ये पूरी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो nth ऑर्बिटल के लिए वैल्यू होती है 0.35, और अगर n-1 पे चले जाते हैं तो 0.85 हो जाती है, और अगर n-2 के लिए चले जाते हैं तो 1.0 हो जाती है, n-3 एंड सो ऑन। इसके आगे जितनी भी ऑर्बिटल्स आएंगी, शेल्स आएंगी, सॉरी ऑर्बिट्स आएंगी, उनके लिए n इज इक्वल टू n-1, n-1 के बाद वेरिएशन चलेगा, n-2 पे 1 आ जाएगी, n-3 पे 1 आ जाएगी। और हीलियम एक ऐसा एक्सेप्शनल है जिसमें 0.30 वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आप लगभग याद रखिएगा। तो आपको स्लेटर्स कांस्टेंट की अगर वैल्यूज याद है, ये NS और NP के लिए रूल है। अगर यही रूल ND और NF पे अप्लाई किया जाए तो ध्यान रखिएगा, nth ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0.35 ही रहेगी, लेकिन n-1, n-2 एंड सो ऑन के लिए वैल्यू यहाँ पर 1.0 हो जाती है। यानी कि रूल में थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वहाँ यूज़ नहीं की गई है, बाकी सभी वैल्यूज यूज़ की गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर nth के लिए 0.35 ही है, यहाँ पर nth के लिए 0.35 भी है, यहाँ n-1 के लिए 0.85 है, यहाँ n-1 के लिए 1 है, बाकी सभी के लिए भी 1 हो जाती है वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार जेड इफेक्टिव निकाला कैसे जाता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हीलियम का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कन्फिगरेशन लिखें 1s2 हो जाता है, सिंपल सा कन्फिगरेशन भी है इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, जेफ का फार्मूला आपको पता है कि जेफ इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा हो जाता है। जेड तो हमें 2 पता है लेकिन सिग्मा हमें नहीं पता है, तो जरा आप बोर्ड की तरफ देखेंगे, ये हमने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल एक ही ये वाली जो शेल है, इस वाली शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप हमें एक चीज़ बताइए, जिस इलेक्ट्रॉन पे आपको जेफ निकालना है वो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उस पर तो इफेक्ट लग ही रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन हुआ मल्टीप्लाइड बाय 1 के लिए यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू होती है, आपने अभी मैंने लिखी थी हीलियम एक्सेप्शन 0.30 होती है, तो ये 0.30 हो गई। जेड इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है -0.30, यानी कि 2.0 में से आप घटा दीजिए 0.30, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। यहाँ 10 में से यहाँ 7, यानी कि 1.70 ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा है कि जेफ जो है अगर निकालने का तरीका, ये हमने हीलियम के लिए निकाल के दिखाया है। इसी तरीके से अब हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उसको हटा देंगे। भाई देखिए, उसको नेग्लेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, तो सिंपल सा तरीका ये कि अगर हमने n = 7 लिखा तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया, ये nth सेल हो गया, ये nth सेल हो गया और ये n-1 सेल हो गया। देखिए अब इस पे क्या करना है, इस पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यानी यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा, जिस पे इफेक्ट आ रहा होगा उसे नहीं काउंट करेंगे। तो यानी कि जैसे कि हमने यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन 2 थे ना, तो 2 के चारों तरफ जो फोर्स लग रहा था वो एक ऊपर लग रहा था, एक अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ये आपके हो गए 2 और 3, 5 हो गए। तो 5 में से 1 घटा देंगे, यानी 5 - 1 = 4 पे इफेक्ट लगेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन उस पर इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 4 × हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 × 0.85 हो जाएगा। तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 0.85 हो गया, और यहाँ पर प्लस में ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 0.35 हो जाएगा। इसको ये सिग्मा आ गया। अब जेड आपको पता है यहाँ पे 7 होता है, तो 7 माइनस ये टोटल यहाँ पर घटा दीजिएगा, सिग्मा की वैल्यू घटा दीजिए, आपको आंसर इसका पता लग जाएगा। अगर आप इसे घटाना चाहते हैं तो घटा लीजिए, 2 पंजे 10 हो गया, और आपका 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। तो इस तरीके से 1.7 आ गया, ये 1.7 हो गया, प्लस ये 4 पंजे 20 हो गया, 4 × 12 और 2 14 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये 1.4 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को जोड़िए, तो 1.7 और 1.4 ऐड करिए, 7 4 11 के कहाँ से लगे 1 हो गया, 2 1 3 3.1 हो गया। तो 7 - 3.1 कर दीजिए, 7.0 3.1 बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ घटा रहा हूँ, है ना, जल्दीबाजी नहीं कुछ। 10 में से गया 9 बचा, और यहाँ पर आपका रह गया 6, 6 में से 3 गया, नहीं 3.9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि जिस ऑर्बिटल के लिए निकालना है उस ऑर्बिटल के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील हो रहा है वो तो फील ही कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको तो काउंट नहीं करना, बाकी तो इफेक्ट करेंगे ना, बचे हुए जो हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे, उसको वो रोकने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ढकने की कोशिश करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं जिंक के लिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एलिमेंट में। जिंक के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे जेड इफेक्टिव कितना आएगा जिंक के लिए। तो जिंक में हम लोग पहुँचते हैं, चलिए जरा जिंक में पहुँचे। तो जिंक में पहुँचने 30 होता है, इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 आ गया 4s2। इस वाले इलेक्ट्रॉन, अब ये बताइए, ये तो nth सेल हो गई है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये n-1 सेल हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हो गई, आपकी ये n-2 हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है ना, S में है, तो जब S के लिए इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो nth वाला सेल है तो इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1.035 ये ns इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन n-1 में कितने हैं, यानी 6 और 4 6 और 10 6 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 6 4 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सॉरी यहाँ पर आपके हो गए ये 2 एक n-2 हो गया, ये n-3
3 हो गया, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ये आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इंटू हो जाएगा 8, यहाँ 18 इंटू कितना हो जाएगा आपका बताइए 0.85 हो जाएगा, और यहाँ 8 यहाँ पर आपका कितना NP का इलेक्ट्रॉन है 0. बोलिए यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, n-2 के लिए कितनी आती है 0. ये 8 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू 1 हो जाएगा। इन सभी की वैल्यू को सम कर लीजिएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, कितना आएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका, प्लस ये 8 हो गया आपका सिंपल, प्लस ये 18 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 इंटू 0.85 हो जाएगा, और प्लस में आपका 0.35 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू आप ऐड करिएगा और इसका 30 में से ये सिग्मा घटा दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये जेड इफेक्टिव अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये रूल याद रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अब हम लोग ये ट्रेंड पढ़ लेते हैं, वो ट्रेंड क्या है वो भी जान लेते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानेंगे। अब आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ये पोर्शन जो कहलाता है ये टॉप टू बॉटम कहलाता है, ये कहलाता है टॉप टू बॉटम। हम लोग ग्रुप में चलते हैं तो ये ग्रुप ऐसे चलता है, और अगर हम यहाँ लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ये हमारे लिए पीरियड्स कहलाते हैं। ये पीरियड्स जो होते हैं इधर से इधर चलते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव यानी जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज करता है, जेफ जो होता है वो जेफ लिखते हैं इंक्रीज करता है, और जेफ इंक्रीज करेगा तो जैसे ही इंक्रीज करेगा जेफ तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज डिक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पर साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेफ इंक्रीज होने से बढ़ता है। लेकिन जेफ ऊपर से नीचे आने पर जो स्लेटर्स रूल है, स्लेटर्स रूल है वो ये कहता है, स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग कि जेफ जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर भाई देखिए जेफ जो होता है लेफ्ट टू राइट चले तो जेफ बढ़ा और साइज घट गया, लेकिन जेफ यहाँ पर तो इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम चलते तो जेफ इंक्रीज करता है तो साइज भी तो घटना चाहिए, लेकिन ना साइज तो बढ़ता है। यहाँ पर जब साइज बढ़ता है तो इन्होंने कहा कि जेफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर स्लेटर्स रूल बढ़िया काम नहीं करता है। इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ली जाती हैं यहाँ पर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती। तो जेफ इंक्रीज करता है, यहाँ पर इन्होंने बोला जेफ नियरली कांस्टेंट रहता है, तो हमने मान लिया नियरली कांस्टेंट रहता है, तो साइज भी तो कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन साइज तो बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लो लिथियम की बात करें तो 2,1 हो गया, यानी कि 2 शेल है यहाँ पर। सोडियम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं 2,8,1 यानी कि 3 शेल होगा, तो शेल बढ़ेंगे तो साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है। इस चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पर ये जेफ इंक्रीज करने के साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थी वीडियो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, इसको आप जरूर ध्यान से देखिए तो आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।